खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी उपचुनाव में 12 बजे तक 18.49% वोटिंग हुई है। नौगवां सादत में 23.41% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। बुलंदशहर में 19.17% मतदान, वहीं देवरिया सदर में 18.10% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। टुंडला में 17% मतदान हुआ है। 12 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। मल्हनी में 15% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। घाटमपुर में 14.76% मतदान हुआ है। वहीं बांगर मऊ में 22.24% मतदान हुआ है। तो ये उपचुनाव का रण जारी है उत्तर प्रदेश में और लगातार 12 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो हमने आपको बताए। कहां कहां पर कितनी पोलिंग अभी तक हुई है। संदीप भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। संदीप, उपचुनाव का ये रण है, बहुत ऐसी सीटें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी अहम इस बार मानी जा रही है। 12 बजे तक का हमने मतदान देखा। ठीक ठाक ये मतदान फिलहाल कहा जा सकता है, यानी कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज सुबह 12 बजे तक का सामने आया है वो कोरोना को देखते हुए उत्साहवर्धक तो है। ये क्या संकेत हैं? साफ तौर पर शंकर, अगर 12 बजे का अपडेट देख लें तो 48.49 जो है परसेंटेज है ओवरऑल। मतलब कि आप समझेंगे 5 घंटे इस पूरे मतदान को बीत चुके हैं। अब से सिर्फ 6 घंटे बाकी हैं। 6 घंटे बाद जो मतदान खत्म हो जाएगा। इसी लय में जो मतदान अगर चलता रहता है तो देखने वाली बात यही है कि मतदान जो है लगभग 40% के आसपास जो है पहुंचने वाला है। लेकिन देखने वाली बात यही है कि अगर मतदान ज़्यादा होता है तो हमेशा यही चक्रव्यूह रहा है कि अगर मतदान ज़्यादा रहता है तो सीट में जो है पलटवार देखने को मिलता है। लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं पहुंची। अब देखने वाली बात यही है कि दोपहर बाद कितने लोग जो है पहुंचने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह ऐसी भी देखने में आई है शंकर कि जहां पर जो ग्रामीण हैं उन्होंने मतदान करने से मना कर दिया है। ऐसे बहुत सारी सीटें रहीं, चाहे वो फिरोजाबाद की ही बात कर ली जाए तो फिरोजाबाद के तमाम ऐसे गांव हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे यहां पर जो काम है, जो विकास कार्य है वो पूरी तरह से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए हैं। तो ऐसे में हम नहीं चाहते कि हम दोबारा से किसी को वोट दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उन्हें प्रत्याशी जो दिख रहे हैं वो वही पुराने प्रत्याशी हैं। ऐसे में उन्हें दोबारा बदलाव की गुंजाइश नहीं दिखती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हम चुनाव नहीं में हिस्सा जो हिस्सेदारी है वो नहीं करेंगे। तो लेकिन देखने वाली बात यही है कि लगातार अगर पिछली तुलना में देख लिया जाए तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में अभी तक देखा जाए तो जिस तरह से बातें की जा रही थी बीजेपी ने जब सत्ता में आई थी कि हम पूरी तरह से जो कानून व्यवस्था है उसे ठीक करेंगे, पूरी तरह से जो लड़कियों की जो सुरक्षा है, महिलाओं की जो सुरक्षा है उस पर बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को खास उत्तर प्रदेश में मिला नहीं, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली। तो वहीं अब देखने वाली बात तो यही है कि जिस तरह से लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जगहों पर जनसभाएं की हैं, लगातार पुरानी जो बातें हैं उन्होंने साफ तौर पर कही, लेकिन उनकी बातों में भी हमें क्या देखने को मिला कि उनकी बातों में भी, योगी आदित्यनाथ की बातों में जो मुख्य बातें जो रही वो 370 रही, जम्मू कश्मीर रहा, आतंकवाद रहा, लेकिन जिसका कोई लेना देना जो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण है उनसे पूरी तरह से नहीं है। और हाल ही में हमने पूरी तरह से देखा भी किस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के सरजमी पर जो किसान है वो लगातार परेशान नजर आए। उन्होंने लगातार पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर किया। और साथ ही अगर बात कर ली जाए तो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो या बसपा हो, इनकी तरफ से लगातार आरोप लगते रहे कि ग्राउंड लेवल पर कुछ भी काम नहीं होना है। तो ऐसे में देखने वाली बात यही है कि जितने जो कम संख्या में ग्रामीण अपने वोटिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं उनके भी मुख्य यही कहना है कि हम चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी जीत कर आए वो काम करे प्रदेश के अंदर और एक ग्राउंड लेवल पर एक अच्छी हिस्सेदारी निभाए। बिल्कुल, अलग अलग सीटों का हम विश्लेषण संदीप करेंगे। यहाँ पर कानपुर की घाटमपुर सीट की अगर हम बात करें, यहाँ पर बीजेपी नेतृत्व अपनी जीत को किस तरह से बरकरार रख पाएगा, इस सीट पर किस तरह से मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सीट बहुत अहम है। कानपुर की जो घाटमपुर सीट है, जीत को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। जी, साफ तौर पर अगर कानपुर सीट की बात की जैसे आपने शंकर, तो ये कानपुर की जो सीट थी ये बीजेपी के हिस्से में थी, लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि इस सीट पर अभी 6 प्रत्याशी मौजूद हैं। अब देखने वाली बात तो यही है ना शंकर कि अगर बीजेपी के हिस्से में ये सीट चली जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कमी मानी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार काम करती है, लगातार बात करती रही कि हम विकास कार्य कर रहे हैं। और यही वजह थी कि 2017 के चुनाव में बीजेपी को अच्छी खासी जो वोट है इस सीट पर मिली थी। लेकिन अब देखने वाली बात है कि अगर अब कानपुर में इस तरह चुनाव होते हैं और ये सीट चली जाती तो
तो इससे कहीं ना कहीं जो 2022 है उसमें बीजेपी के लिए खतरा होता दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनका क्या मन बदला है इन 3 सालों के अंदर, ये एक सबसे बड़ी कहेंगे रिजल्ट के तौर पर देखने का आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देख लिया जाए तो लगातार चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, वो भी लगातार इस सीट पर आकर अपनी हिस्सेदारी ठोकती रही है। उनकी तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि वो इस बार जो चुनाव में अच्छे मतों के साथ जीतने वाले हैं। बिल्कुल, ये अलग अलग सीटें हैं संदीप, और हम उन्नाव की बांगरमऊ सीट की बात करें, ये लड़ाई भी बहुत दिलचस्प है। इस बार कानपुर की उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर है, क्योंकि जिस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर ने यहाँ पर 2017 में कमल खिलाया था, उसके बाद लगातार बलात्कार को जो मामला है वो कोर्ट में गया। उसके बाद एक तबके में नाराजगी दिखी वहां पर संदीप, हमने देखा, और जाहिर तौर पर ये एक संदेश देखने को मिल रहा था कि आने वाले चुनाव में क्या इसका कोई खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है क्या? जी, साफ तौर पर शंकर, जिस तरह से इस सीट पर जो बदलाव है वो कुलदीप सिंह सेंगर की वजह से है, और कुलदीप सिंह सेंगर की जो छवि है ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। कई बार उनकी छवि खराब होने के बाद, उन पर केस लगने के बाद भी उनकी फोटोज़ वायरल होती है कि वो मुख्यमंत्री के साथ में दिखाई देते हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरह से आप समझेंगे कि जो महिलाओं को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर आवाज़ उठती रही है, लगातार आरोप लगते रहे हैं कि जिस तरह से आला जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो कहते रहे कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, लेकिन उनके खुद विधायक इस तरह के अगर काम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल जो निशान है वो खड़ा हो जाता है। लेकिन देखने वाली बात यही है कि इस बार बीजेपी भी इस सीट पर लगातार अपने दावे ठोकती रही है कि कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड लेवल पर देखें तो कुछ जो ग्रामीण हैं वो कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा है इस सीट पर। तो ऐसे में देखने वाली बात यही है कि क्या दोबारा से ये बीजेपी के खाते में ये सीट जाने वाली है या नहीं जाने वाली है, क्योंकि और जो बाकी नेता हैं उनका सीधा तौर पर जब कभी सभाएं होती है तो वो यही आरोप लगाते हैं कि इस सीट के जो पुराने विधायक अगर वो इस तरह के काम करते हैं तो क्या जिम्मेदारी रहेगी कि आने वाले विधायक भी इस तरह का काम नहीं करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पिछले दिनों देख लिया जाए, जिस तरह से हाथरस कांड होता है, या फिर लखनऊ के अंदर भी कई बार हमने देखा कि लखनऊ के अंदर बहुत तमाम जो महिलाएं हैं वो आकर आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं, और उनकी वजह यही होती है कि उन्हें ग्राउंड लेवल पर उनके प्रदेश में, उनके राज्य, उनके जिले में जो उन्हें न्याय है वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप बीजेपी के ऊपर लगते रहे। लेकिन देखने वाली बात यही है कि बीजेपी लगातार बात करती है कि वो हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाएंगे। 3 तलाक पर उन्होंने कानून पहले ही बना चुके हैं। साथ ही लव जिहाद का जो मामला चल रहा है, इस पर भी जो बीजेपी है वो आने वाले समय में कानून बनाने वाली है। तो इससे तमाम जो बातें हैं, क्या ये ग्रामीण को समझ में आने वाली हैं, जो आम जनता है उनको समझ में आने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, 2017 की अगर हम बात करें, अगर जिन सीटों का हमने जिक्र किया, कानपुर की घाटमपुर सीट, मैंने आपने बताया बांगरमऊ, उन्नाव की बांगरमऊ सीट है, यहाँ पर तकरीबन वोटिंग परसेंटेज 2017 में 60% के आसपास रहा कानपुर में, और तकरीबन यही बांगरमऊ सीट पर था उन्नाव की, तकरीबन 59% के आसपास यहाँ पर मतदान रिकॉर्ड किया गया था। तो अब परिस्थितियां क्या लगता है संदीप, बदली हैं? क्योंकि सरकार एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ी है, उसके बाद सबका साथ सबका विकास काम के बलबूते पर, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के बीच में गए, और जिन सीटों पर अभी उपचुनाव हो रहा है उन तमाम ऐसी सीटों पर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश के और प्रदेश अध्यक्ष तक ऐसी सीटों पर गए जहां पर उन्होंने खूब अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार जोर शोर से किया। तो इससे तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी एक चुनौती भी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को मान रही है, और 2022 से पहले का सेमीफाइनल कहीं ना कहीं कहा जा सकता है संदीप। जी, साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए अभी की, तो अभी जो वोटिंग परसेंटेज जो चल रहा है सभी जगहों पे आप देखेंगे कहीं पर भी 20 से ऊपर नहीं पहुंचा है। बस एक नगोवा सीट है जहां पर 23% जो वोटर परसेंटेज है वो रहा है। बाकी तमाम जो सीटें हैं 6 सीटों पर, किसी पर 15 है, किसी पर 14 है, किसी पर 17 है। तो तमाम आप देखेंगे लगभग सुबह के समय में हर बार देखा जाता है कि जो लोग हैं ग्रामीण हैं वो घर से निकल कर आते हैं, वोट करते हैं। शाम के समय में ये जो वोटिंग परसेंटेज है घटता हुआ चला जाता है। तो आप देखेंगे जो लय चल रही है उसमें लगभग 1/4 जो वोटिंग परसेंटेज रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यही है कि बहुत कम समय रह गया है, तो क्या ग्रामीण जो है वो वोट करने वाले हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो वोटिंग में कमी की बात इसको भी लेकर बताई जा रही थी कि लगातार जब कोरोना का समय चल रहा है, तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनके बहुत सारे लोगों के पहुंचने की वजह यह भी है कि लोग नहीं चाहते कि वो ऐसी जगहों पर घुसे जहां पर भीड़ भाड़ हो। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने वोट भी नहीं किया। लेकिन देखने वाली बात तो यह है, जब 2017 के चुनाव में हम देखेंगे तो उस समय बहुत कम जो ग्रामीण थे अपने गाँव में रहते थे, क्योंकि उस समय कोरोना नहीं था। तमाम जो लोग थे वो बाहरी शहरों में, चाहे वो
वो दिल्ली, मुंबई या बाकी अन्य राज्य हैं जहां पर वो काम के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन इस बार बहुत सारा जो ग्रामीण समाज है वो अपने गृह राज्य पहुंच चुका है। तो ऐसे में अगर गृह राज्य पहुंचने के बावजूद अगर वो वोट नहीं कर पा रहा है तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार क्या दिक्कत है आम लोगों के अंदर। क्या उन्हें अपने जो कैंडिडेट है वो पसंद नहीं आ रहे हैं? क्या उन्हें दोबारा फिर से नरेंद्र मोदी की बातें जो है वो पसंद नहीं आ रहे हैं, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें फिर से नहीं चाह रहे हैं? तो ऐसे में देखने वाली बात तो यही है कि अगर इस बार वोटिंग परसेंटेज बीजेपी के खाते में नहीं जाता है तो आने वाले 2022 के चुनावों में एक बार फिर से कमी जो है हमें देखने को मिलेगी। लेकिन देखने वाली बात तो यह भी है कि इस बार के अगर 2017 के चुनाव में शंकर हम जाएं तो 2017 के चुनावों में सपा हो बसपा हो इन्होंने साथ में चुनाव लड़ा था। लेकिन अब ये जो है वो अलग हो चुके हैं। जो कांग्रेस का जो वोटिंग कहें तो एक अलग है, और ठीक जो है संदीप, सपा के जो लोग हैं वो कार्यकर्ता हैं वो अलग हैं, बीएसपी का वोटिंग बैंक जो है वो अलग है। लेकिन इस बार जो देखने वाली बात यही है कि एक भीम आर्मी भी जो है मैदान में उतरी है। लौट रहा हूं आपके पास में संदीप, आगे अपडेट लेंगे आपसे। हमारे पास एसपी बघेल साहब जुड़ चुके हैं इस वक्त, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। एसपी बघेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्साह तो खूब देखने को मिल रहा है, उम्मीदें आपने भी खूब लगाई हुई है इस बार इस उपचुनाव में। लड़ाई कितनी आसान नजर आ रही है? एक्चुअली कुछ उपचुनाव तो माननीय 2 मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों की कोरोना में मृत्यु के कारण और कुछ विधायकों की सामान्य मृत्यु के कारण, और टुंडला विधानसभा चुनाव मेरे द्वारा छोड़ी गई सीट के कारण हुआ है। तो टुंडला विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है वो पार्टी को पता था कि ये चुनाव होना ही है, तो संगठन ने बूथ स्तर से लेकर के अपना पूरा कार्य किया है। दूसरा, जहाँ पर मृत्यु हुई है वहाँ सहानुभूति ही होती है, क्योंकि वो लोग लंबे समय तक क्षेत्र की सेवा करते हैं। तो दोनों जगह बुलंदशहर में और चेतन चौहान जी की सीट पर उनकी पत्नियां लड़ रही हैं। दूसरी बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हमारे पदाधिकारी जनता के बीच में गए हैं। कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ पर 10-12 योजनाओं का लाभार्थी ना मिलता है। उदाहरण के तौर से सबसे गरीब व्यक्ति को शौचालय मिला है, आवास मिला है, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड उनके इलाज के लिए प्रति व्यक्ति 5 लाख निदान करने करा सकते हैं। इसके अलावा सौभाग्य योजना में बिजली का भी काम हुआ है। इसी प्रकार से उज्ज्वला में अंतिम गरीब महिला को गैस का काम हुआ, जो हम लोग ब्लैक में कभी लिया करते थे। उसके साथ ही किसान सम्मान निधि, ये देश गाँव का है, देहात का है, किसान का है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर तालुक तक खतौनी में केवल नाम होना चाहिए, केवल एक छोटी शर्त है, चाहे वो आधा बीघा हो। किसान सम्मान। अच्छा एसपी बघेल साहब, मैं मेरा एक सवाल है। टुंडला से ही खबर आई थी कि सुबह जो ग्रामीण हैं उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था, और वजह इसके पीछे उन्होंने बताई थी कि वहां पर अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। अब मैं इस मामले में कहना चाहूंगा, ये एक राजनीतिक साजिश होती है। निषाद समाज के वोट भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। जिस घुरपुआ गांव में बहिष्कार की खबर आई है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आपका टीवी बहुत चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल है, कि मछुआ आवास के 36 मकान मेरे द्वारा स्वयं स्वीकृत करके जब मैं मिनिस्टर था उस गाँव में बने हैं। ग्राम प्रधान गाँव के अंदर की गलियां और नालियां और सीसी करता है, उस चीज का विरोध है। गुरपुआ गांव में सड़क है, स्कूल है, बिजली है, पानी है, लेकिन जो अंदर की सीसी होती है, जहाँ पर एमएलए एमपी का पैसा मान्य भी नहीं है, जो माननीय प्रधान जी को करना चाहिए था, उसकी सजा वो लोग दे रहे हैं सरकार को। और जिलाधिकारियों से हम लोगों ने अनुरोध भी किया था कि वहाँ पर विकास हो जाएगा। एक गली को लेकर के अगर विरोध हो रहा है, ये एक राजनीतिक साजिश हुई है। चलिए, बहुत आदमी को बहका करके, भोले वाले लोगों को करके ये बहका रहे हैं। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मछुआ आवास का क्लस्टर मैंने वहाँ पर बनाया है गाँव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एसपी बघेल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। हरीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ये उत्साहवर्धन चल रहा है, मैं जिक्र कर रहा था टुंडला सीट को लेकर, और मेरे साथ एसपी बघेल साहब जुड़े हुए थे। वहाँ पर हमने एक सवाल पूछा था कि ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। बोला कि ग्रामीण इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव से पहले जो वादे किए जाते हैं विकास के, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए हम इस बार वोट करेंगे नहीं। अब देखिए, कहीं की कोई पर्टिकुलर कहीं की ऐसी स्थिति होगी उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार हमारी सरकार ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए काम किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था अच्छी की है,
और आप देख रहे हैं कि सरेआम अपराधी जो घूमते थे वो घूमना बंद हो गया, जेलों में हैं, वो भाग रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जेलों से जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो कहीं कहीं हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है और विकास निश्चित रूप से गाँव का हुआ है, गरीब का हुआ है, किसान का हुआ है। भारत सरकार की योजना हो या उत्तर प्रदेश सरकार की योजना हो, उन सारी योजनाओं का डायरेक्ट लाभ किसानों को मिल रहा है। इस नाते मैं कह सकता हूँ कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी। अच्छा, एक चीज हरीश द्विवेदी, जैसे कई ऐसी सीटें जहां पर नाराजगी वोटरों की देखने को मिल रही है, एसपी बघेल साहब ने कहा कि यह साजिश हो सकती है। जनता सर झूठ क्यों बोलेगी, आप मुझे बताइए। विकास नहीं हुआ, साफ साफ वो इस बात को कह रही है कि जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। जिस विकास की हमने उम्मीद लगाई थी वो विकास ही पूरा नहीं हुआ, तो हम वोट क्यों करें फिर? तो ये खतरे की घंटी नहीं है क्या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए? करके कोई ऐसा तो है नहीं कि हमको 100% वोट देने वाले लोग हैं। बहुमत में लोकतंत्र में जिसको वोट देते हैं उसकी सरकार बनती है। आज बहुमत में भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है और इसी नाते 330 सीट जीत करके हम सरकार बनाए, 64 सीट जीत करके लोकसभा में हम लोग दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री बने। तो बहुमत में जनता हमारे साथ है। स्वाभाविक रूप से कुछ सपा के समर्थक होंगे, कुछ बसपा के समर्थक होंगे, कुछ कांग्रेस के समर्थक होंगे, तो उनसे हम ये अपेक्षा करें वो हमारी प्रशंसा करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हम सब कुछ दे देंगे तो ऐसे लोग प्रशंसा हमारी नहीं करेंगे। अच्छा, कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं इस बार हरीश जी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हमारी। तो हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी से। जिस तरह से 12 बजे तक अच्छा खासा मतदान रिकॉर्ड किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, लगातार उपचुनाव का रण जारी है। हमारी नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है, पल पल की अपडेट आप तक